बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अख्तर ज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा के साथ नाजरीन, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो मामलात थे वो कुछ सुकून में हुए और उनमें अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरी फरमाई। ख्याल था कि हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे आर्मी चीफ की तकर्री पर। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो टसल चल रही थी, जो तनाव चल रहा था, उनके ख़राब होने के 100% चांस लग रहे थे। जिस तरह के इससे पहले इमरान खान ने ये वाजे किया था एक न्यूज़ चैनल को कि आर्मी चीफ की तैनाती पर हम खेलेंगे, तो अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो ये वाकई खेलने का मैटर था और ये हालात ख़राब हो सकते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तमाम फ्रीकैन को, लोगों को, इदारों को अल्लाह ताला ने हदायत फरमाई और पाकिस्तान के हालात पर जो है ना वो अल्लाह ताला को तरस आ गया, रहम आ गया। और इमरान खान ने भी इस पर ज़्यादा रस्साकशी नहीं की, बल्कि मनोअन जो गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एडवाइस दी, जो समरी भिजवाई, उस पर दस्तखत हो गए और मामला बहुत अच्छे तरीके से और बहुत संजीदगी से ये सॉल्व हो गया। और ये बहुत बड़ा कशीदगी का मैटर था और बहुत बड़ी नामजदगी थी, जो बहुत बड़ी आम नामजदगी थी, जो कि कंट्रोवर्शियल बनते बनते आसानी से ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला ठीक हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर ये एक बात जाहिर करना चाहता हूँ, चाहिए तो ये था कि इमरान खान के इस रवैये पर, इमरान खान के इस तर्ज अमल पर अप्रिशिएट होता, उसको सराहा जाता गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी काबिल अफसोस बात है कि शाद खान अब्बासी और कुछ दूसरे लोगों ने बजाय इसको सराहने के, इसकी तारीफ करने के, उसको मज़ीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और इंसाइट किया, उकसाया उस मामले को, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इसको अप्रिशिएट किया जाता तो इसका एक अच्छा तासुर पैदा होता, आवाम इसको अच्छा महसूस करते। और जिस खुश असलूबी से यह मामला हुआ है, इसका पूरी दुनिया में एक अच्छा तासुर जाता। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और इस अच्छे मौके पर भी अच्छे अल्फाज देखने को नहीं मिले, अच्छा माहौल देखने को नहीं मिला। और गवर्नमेंट के जो अरकान हैं, जिनमें शाहिद खान अब्बासी और राना सनाउल्लाह वगैरह जैसे लोग हैं, उन्होंने इसको जैसे लेना चाहिए था नहीं लिया और हस्बे रवायत इसको नेगेटिव लिया, मनफी पहलू में लिया। और जो एक अच्छा तासर बनना चाहिए था, बनते बनते वो नहीं बन सका। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये मामला ठीक हो गया और अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से ये अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जनरल आसिम मुनीर के मामले को रिटेन कर लिया था। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रिटेन। और रिटेन पर इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकते थे और उनको ऐसा करना ही बनता था और उन्होंने ऐसा किया। ये को उन्होंने एहसान नहीं किया। लेकिन इसके लिए मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। जनरल अहमद शुजा पाशा के दौर में भी एक समरी तैयार हुई थी और उनकी पीरियड को, उनके दौरानिए को रिटेन किया गया था। लेकिन जब ये मामला लिस्ट में आया, उनका भी नाम था आर्मी चीफ की लिस्ट में, और अहमद शुजा पाशा के नाम पर कानूनी माहिरीन ने ये कदगन लगाई थी, ये एतराज़ लगाया था कि रिटेन के मामले को आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए अहमद शुजा पाशा के नाम को वैसे ही जो डिलीट कर दिया गया था। तो रिटेन का मामला अब भी वही आया था। अगर कानूनी माहिरीन के नज़र में आता तो ये रिटेन के मामले के तनाजुर में ये कभी भी आर्मी चीफ नहीं बन सकते थे और ये मामला यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाता। सुप्रीम कोर्ट में इस रिटेन के मामले को कभी भी सुनवाई ना मिलती या ओन ना किया जाता और ये मामला रिजेक्ट हो जाता। बहरहाल मैं दाद देता हूँ इमरान खान को, उन्होंने इस मामले को अच्छे तरीके से जाने दिया और एक अहम नामजदगी, बहुत बड़ी कशीदगी और बहुत बड़े तनाव को उन्होंने बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से सॉल्व किया और हैंडल किया। और अल्लाह का शुक्र है, मैं बार बार ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मामले पर यह मामला बहुत खुश असलूबी से पेश आया। नाज़रीन, मेरा इस चैनल का मकसद ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूँ ओवरसीज़ के हवाले से। और आज मैं अपने उस मौजू की तरफ वापस आ रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कोरिया के मतलब, ख़ास तौर पे जनूबी कोरिया के जो वीज़े हैं उस पर क्या प्रोसेस है, कैसे चलते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको कैसे अपनाया जाना चाहिए, वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ पर काम क्या होता है,
उसकी वहाँ पर जो तनख्वाहें हैं उसकी रेशो क्या है, और जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन, ये जो कोरिया है, कोरिया नाम के दो ममालिक हैं, एक है शुमाली कोरिया, एक है जनूबी कोरिया। शुमाली कोरिया पूरी दुनिया से कटकर चल रहा है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि शुमाली कोरिया का जो प्रेसिडेंट जो है या किसी भी वजीर ने किसी भी मुल्क का दौरा किया हो और वहाँ उसकी कोई मेज़बानी कर रहा हो, कुछ मुआहदे कर रहे हो वगैरह वगैरह। और न ही दुनिया के किसी मुल्क को देखा होगा कि उसने शुमाली कोरिया का दौरा किया हो और शुमाली कोरिया के हुकाम, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह वो किसी भी सरबराह मुल्कत का इस्तकबाल कर रहे हो और या कुछ मनसूबाबंदी हो रही हो, कुछ मुआहदात हो रहे हो वगैरह वगैरह, आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन शुमाली कोरिया पूरी दुनिया से कट कर जी रहा है। उस पर पाबंदियाँ हैं अमेरिका की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से और दीगर तंजीमों की तरफ से। इसलिए वो अपने मामलात अपने मुल्क में हल करता है, अपने मुल्क के साथ ही जी रहा है और उसका वीज़ा नहीं है। अगरचे पाकिस्तान के साथ शुमाली कोरिया के हालात अच्छे हैं, लेकिन वीज़े की हद तक जो है वो ऐसा नहीं सुना होगा आपने, ना ही उन्होंने किसी भी मुल्क को आज तक वीज़ा जारी किया है। जनूबी कोरिया का ताहम ऐसे हालात हैं कि आप जा सकते हैं, वहाँ का वीज़ा जो है वो ओपन है, जा सकते हैं, लेकिन वीज़े के दो तरीके हैं। एक तो वीज़े का तरीका ये है कि आप जो जनूबी कोरिया की ज़ुबान जो है उसको सीखें। जो आदमी ज़ुबान को सीखता है उसके बाद वो उसकी एम्बेसी को इंटरव्यू देता है और एम्बेसी इंटरव्यू करने वालों की बाद में कुर्रानंदाज़ी करती है, और जो कुर्रानंदाज़ी में क्लियर हो जाए, जिसका नाम आ जाए, वो जनूबी कोरिया चला जाता है और जनूबी कोरिया में जाकर अपना काम कर सकता है। और कोरियन एम्बेसी जो है उसको वर्क वीज़ा जारी करती है। वो वीज़ा 3 साल का भी हो सकता है और 5 साल का भी। दूसरा तरीका यह है कि आप बिजनेस के हवाले से कोरिया जा सकते हैं। याद रखिए कि स्टडी वीज़ा कोरिया के लिए नहीं है। कोरिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे आप स्टडी के लिए जा सकें, और आज तक आपने सुना भी नहीं होगा एमबीबीएस के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से कि कोरिया का स्टडी का वीज़ा होता है। कोरिया का स्टडी का वीज़ा नहीं होता। और दूसरा वीज़ा होता है बिजनेस का, कि कुछ लोग बिजनेस के तौर पर अपनी स्टेटमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट करके उसके बलबूते पर अपने वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसको एम्बेसी बहुत बड़े बिजनेस कैरियर के हवाले से उसको जारी करती है, और इस हवाले से वो वीज़ा जो है बिजनेस टूर पे या बिजनेस कम्युनिटी पे उसका वीज़ा जारी होता है और वहाँ जाकर वो काम कर सकता है। वहाँ जाकर लोग जो है वो बीमारी का बहाना कर लेते हैं या बिजनेस का बहाना कर लेते हैं या कुछ ऐसे मामला कर लेते हैं कि उसे कोरिया में स्टे मिल जाता है। नाज़रीन, याद रखिएगा जो जनूबी कोरिया है, यहाँ पे ज़्यादा जो बिजनेस है वो मशीनिक लाइफ है। घर घर में मशीनें हैं और लोग मशीनों पे काम करते हैं, और 3 या 4 मशीनों पर एक ही आदमी काम करता है। ऑटोमेटिक मशीनें वर्क करती हैं, पैदावार देती हैं, और एक आदमी उस पैदावार के हवाले से मशीन की आगे से जो चीज़ तैयार होती है वो हटा देता है और ऐसी वो मशीनें चलती रहती हैं। हर घर में मशीनें हैं। हर घर जो है वो यूँ समझिए कि एक बिजनेस हब है और बिजनेस कम्युनिटी के तौर पर काम करता है। हमारे लोग जो जाते हैं वो कारखानों में, मशीनों पर और मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, जो कि वहाँ पर काम करके ईजीली 6 से 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। याद रहे कि वहाँ पर जो बेसिक पे है वो 35 से 40 युआन है। इसकी जो करेंसी है कोरियन वान है, सॉरी कोरियन वान इसकी करेंसी का नाम है। जो बेसिक पे है वो 35 से 40 लाख कोरियन वान उनकी पे जो है वो जारी होती है, जो पाकिस्तान के हवाले से 6 या 7 लाख रुपए बनती है। हमारा 1 रुपया और उनके 6 रुपये, ये कोरियन आजकल करेंसी का रेशियो है या रेट चल रहा है। ये हमारी चूँकि जो करेंसी है वो बहुत गिर चुकी है, अब इसका 6 रुपये रेट चल रहा है। लेकिन जब हमारी करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी तो ये हमारी तनख्वाह जो है वो काफ़ी रुपये में बनती है, लेकिन हमारी करेंसी चूँकि काफ़ी डाउन हो चुकी है तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो काफ़ी डाउन हो गई हैं। लेकिन आजकल भी जो बेसिक पे है कोरिया की, पाकिस्तान के हवाले से वो 6 से 6.5 लाख रुपये बनती है। कुछ लोग जो है एजेंट्स हजरात हैं वो कोरिया के वीज़े पर फ्रॉड करते हैं कि हम आपको बिजनेस के लिहाज से
कागज़ बना के देते हैं, आप चले जाएं, वहाँ पे काम करेंगे और सब बाग दिखाकर ऐसे लोग करते हैं। लेकिन याद रहे कि कोरिया वाहिद मुल्क है जहाँ पर जो फेक डॉक्यूमेंट है, जली डॉक्यूमेंट है, वो नहीं चलते। अगर आप जली डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, अपना वीज़ा बनवाते हैं तो चले जाते हैं, तो आप 80% लोग जो हैं वो एयरपोर्ट से डीपोर्ट हो जाते हैं और उनको एंट्री नहीं मिलती। एजेंट हजरात कुछ लोगों को दुबई में बिठाते हैं 1 माह, 2 माह, 3 माह और वहाँ से कोरिया की ट्राई करवाते हैं। लेकिन कोरिया वाले जो हैं उनका एक अपना क्राइटेरिया है, मशीनिक लाइफ है, उनकी हर चीज़ कंप्यूटराइज पे है। गोया यूँ समझ लें कि उनके जो लोग हैं वो भी कंप्यूटर पे चलते हैं, तो वो किसी भी फेक चीज़ को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों को एंट्री नहीं देते। उनका तरीकाकार बहुत रैपिड है, तेज़ है और किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन करने के लिए वो बहुत कम टाइम लगाते हैं और जब तक वो क्लियर ना हो वो एयरपोर्ट से आउट नहीं जाने देते और किसी भी आदमी को एंट्री नहीं मिलती। तो याद रहे कि मैं जो कहना चाहता हूँ, जो कोरिया है उसमें 8 घंटे जो है वो ड्यूटी है और एक हफ्ते में 5 दिन उनको वर्किंग डे होता है और वहाँ तनख्वाहें जो है वो घंटे के हिसाब से मिलती हैं, दिहाड़ी के हिसाब से नहीं मिलती। और 8 घंटे जो काम करते हैं उसके ज़्यादा उसके बाद अगर वो काम करें तो वो उसको वर्क ओवर पर नहीं काम देते हैं, बल्कि उसको डबलिंग पे रखा देते हैं या उसके जो चार्जेस हैं वो डबलिंग पे होती हैं। तो नाज़रीन, जो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो कोरियन वीज़ा है उसके सिर्फ 2 तरीके हैं। आपका बिजनेस लाइन एक्यूरेट होना चाहिए और आपका बिजनेस जो एक्सपीरियंस है या बिजनेस की जो लाइन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए और उसको कम से कम 3 से 4 साल के पीरियड पे होना चाहिए। और दूसरी बात जो है अपना लैंग्वेज की, कोरियन लैंग्वेज सीखें, इंटरव्यू दें एम्बेसी में और उसके बाद उसकी कुरंदाजी में है तो तब आप जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप तरीका इख्तियार करते हैं एजेंट माफिया के साथ साथ, तो याद रखिए कि आपके नाकाम होने के 80% चांस हैं और ओनली 20% चांसेस हैं आपको एंट्री मिल जाने के। और अगर आप कोरिया में दाखिल हो जाएं तो फिर आपको वहाँ रुकने के, स्टे करने के बहुत से मौके मुयसर होते हैं और उन तरीक़ों से आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन ये मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करना चाहता हूँ, कोरिया काम करने के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन वहाँ जैली तरीक़ाकार नहीं चलते। इनसे बचने के लिए आप एजेंटों से बचें और जो जायज़ तरीके हैं, लीगल तरीके हैं, उनको इख्तियार करें अपना और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। नाजरीन, आज के लिए जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ अपने ओवरसीज़ के हवाले से। तो याद रहे कि मैं जो चीज़ें देना चाहता हूँ वो मैं तसल्सल से अब दूंगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी जुड़े रहिएगा इस चैनल से। इंफॉर्मेशन में जो डिलीवर कर रहा हूँ वो आपकी रानवाई की और के लिए, हदायत के लिए, इन्हें ज़ाया मत कीजिएगा। मैं जो भी चीज़ दूंगा वो आपकी भलाई के लिए है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।